Our topic for today is एंजाइम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एंजाइम। आज हम लोग एंजाइम्स पे बात करेंगे। एंजाइम्स क्या होते हैं एंड हाउ दे वर्क। ओके, हाउ दे वर्क इस पे बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन with some features of enzymes. ओके, एंजाइम्स के कुछ फीचर पे हम लोग बात करेंगे। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स होते क्या हैं, आप समझने की कोशिश करोगे। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। आप कैटलिस्ट समझते हो, केमिस्ट्री में पढ़ा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होता है दैट विच इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंस इट इज बायोकैटलिस्ट, ये चूंकि बायोकैटलिस्ट है, सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which influence the rate of और स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये बायोकेमिकल रिएक्शन के स्पीड को रेगुलेट करेगा। ओके, तो फर्स्ट पहला फीचर तो आप यही याद रखिएगा कि जो एंजाइम्स होते हैं दे आर एक्चुअली कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट है which influence the speed of biochemical reactions। सेकेंड पॉइंट जो आप देखो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन माइंडेड। जितने भी एंजाइम्स होते हैं सब के सब प्रोटीन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। एंजाइम्स केमिस्ट्री अगर इसकी देखेंगे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ये इसका सेकंड फीचर रखिए दिमाग में। नंबर 3 में देखो, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कहने का मतलब ईच एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट, यानी कोई भी एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, तो एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं। ईच एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट। जैसे आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं दे आर एग्जाम्पल। अगर आप लाइपेज की बात करेंगे तो लाइपेज किस पे काम करेगा? लाइपेज ऑलवेज वर्क ओवर फैट। इसको कभी भी नहीं देखना कि वो कार्बोहाइड्रेट को या प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, दैट इज ईच एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट। अब एक चीज और देखो जो नया है आपके लिए। नंबर 4, एंजाइम्स फॉर्म टर्सरी स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर विद सम crevices और पॉकेट, यू कैन से। ये जो पॉकेट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या हुआ कि वेयर सबस्ट्रेट कैन फिक्स। जैसे इसने देखो, सपोज दिस वन इज एंजाइम, ये सबस्ट्रेट है, तो दिस इज द पॉकेट, ये यही फिट होगा। तो एंजाइम्स आर actually having active sites into which the substrate fits। तो याद रखिएगा कि एंजाइम्स जो है उसका 3D स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ क्रेवाइसेस, कुछ पॉकेट्स मिल जाएंगे जिसको एक्टिव साइट बोलेंगे, into which the substrate fits। ठीक है, एक और चीज समझिए। नेक्स्ट वन इज द, this is the ribozyme। ribozyme, this is a nucleic acid that behave like enzyme। जो आरएनए है न्यूक्लिक एसिड, वो भी एंजाइम की तरह जब काम करेगा देन इट इज राइबोजाइम्स। तो कुछ फीचर्स है जो आपको दिमाग में रखना है। एनसीईआरटी में ये सारे लाइंस हैं, आप बुक भी पढ़ सकते हैं। अब एक और चीज देखो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एंजाइम। सबसे तेज एंजाइम कोई है तो दिस वन इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये फास्टेस्ट एंजाइम है। इट एक्सलरेट द दिस गिवन रिएक्शन
10 मिलियन टाइम्स। कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए जब आप पढ़ोगे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज soluble इन वाटर। तो जब ये घुलता है, द एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और इस एंजाइम का खासियत ये है कि इस रिएक्शन को 10 गुना, सॉरी 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एक्सलरेट कर पा रहा है। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द फास्टेस्ट एंजाइम। इट एक्सलरेट्स द दिस गिवन रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स, वो 10 मिलियन गुना उसको बढ़ा रहा है। अब देखो, अगर मान लो कि ये एंजाइम, इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम, ओनली 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस वन आर फॉर्म्ड इन एन आवर, सिर्फ 200 ही बनेगा अगर ये एंजाइम नहीं है तो। एंड इफ द एंजाइम इज प्रेजेंट, तो आप देख सकते हो कि कितना बन रहा है। यू कैन सी दिस डेटा पर सेकेंड, ये इतना आपका बन रहा है पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना, दिस वन, ये डेटा इतना बन रहा है। तो दिस इज द पावर ऑफ बायो कैटलिस्ट, ये बायो कैटलिस्ट का ये पावर है। ठीक है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आएगा फास्टेस्ट एंजाइम का नाम बताइए, तो आपको बताना है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, राइट। तो इसको याद रखिएगा। अब आगे देखो, इन मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, जैसे आप कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन देखते हो, एंड इफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन इज अकरिंग इन मल्टीपल स्टेप, जैसे आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस का ये रिएक्शन है आपके स्क्रीन पे सामने। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या देख रहे हो, होता क्या है, ग्लूकोज का कन्वर्जन होना है पायरुविक एसिड में, आपने पढ़ा हुआ है। But it is multi-step process. You can see this. It is the multi-step process. ये multi-step process है, and each step is regulated by enzyme. अलग अलग स्टेप पे अलग अलग एंजाइम होंगे। सो इन अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम्स। जैसे यहाँ देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्जन होना है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, द एंजाइम इज फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। यहाँ अगर देखते हैं, इस जगह पे देखो फास्फोनॉल पायरुवेट है, इससे पायरुवेट बनना है, द एंजाइम इज काइनेज। तो लाइक दैट। तो याद रखना है कि अगर कोई मल्टी स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे है, तो बिना एंजाइम का तो होगा नहीं, पहला चीज। एंड ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम्स। तो ये आप दिमाग में रखें। दीज आर सम फीचर्स। नाउ सी, केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बायो कैटलाइज्ड केमिकल रिएक्शन, वो हमको बताएंगे। देखिए, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। तो रिएक्शन कैसे होता है, देयर विल बी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। वो बॉन्ड टूटता है, जैसे मान लो कि BaOH2 है, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो देयर इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, इसका ही बॉन्ड टूटेगा, इसने ही बॉन्ड टूटेगा, एंड द रिजल्टेंट इज दिस। आपको पता है ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जब होगा, तो उसमें भी बॉन्ड ही टूटेगा। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन में होता है, देयर विल बी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बात अगर किया जाए रेट ऑफ रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का एक सिंपल फार्मूला होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। ओके, यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि आपने क्लास 11 में केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का तरीका। ठीक है, देखिए अब एक और चीज देखो, इफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज स्पेसिफाइड, माइंड इट। अगर मान लो कि रिएक्शन चल रहा है और रिएक्शन का डायरेक्शन निर्धारित है कि किस डायरेक्शन में चल रहा है, if the direction of the reaction is specified, then rate can be also called velocity। rate को आप velocity भी कह सकते हैं, rate of reaction को
आप वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं इफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज स्पेसिफाइड। एक पॉइंट ये भी याद रखना है। देन आफ्टर नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर इन्फ्लुएंस द केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन। टेम्परेचर और दूसरे फैक्टर्स जो है वो भी आपके केमिकल और फिजिकल रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। जैसे देखिए, in most of the cases or in many cases the rate doubles और decrease by half, या रेट डबल होगा या घट के हाफ होगा। कैसे? for every 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 10 डिग्री पे तो दो चीज हो सकता है, या तो रेट डबल हो जाए या डिक्रीज हो जाए। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन। मींस temperature is going to influence the chemical reaction or rate of reaction और velocity of reaction। तो इसको याद रखिएगा, टेम्परेचर है और भी सारे फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। राइट, फॉर एग्जांपल इन टेम्परेचर में देखा आपने कि आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सी तक बढ़ाया है, रिजल्टेंट ये हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल हो गया या तो रेट ऑफ रिएक्शन घट के हाफ हो गया। तो दैट डिपेंड। Okay, it is the most important one. How enzyme will action? How enzyme will work? Enzyme कैसे काम करता है आप इसमें देखो। हमने कहा था कि एंजाइम इज हैविंग एक्टिव साइट जिसके अंदर जाकर के सबस्ट्रेट फिट होता है ना। सी दिस एनिमेशन, वो एनिमेशन को आप यहाँ देखो। देखो, दिस इज सब एंजाइम, ये एंजाइम है, दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज एक्टिव साइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, substrate is getting fit inside the active site। तो एक्टिव साइट हमने पहले भी बताया थोड़ा देर पहले, एंजाइम का एक्टिव साइट क्या होता है? इट इज द प्लेस वेयर सबस्ट्रेट बाइंड विद द एंजाइम, या वो प्लेस है जहां सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ता है। तो सबस्ट्रेट कहाँ जुड़ेगा? सबस्ट्रेट बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब देखो, सबस्ट्रेट है, ठीक है, एंजाइम के साथ जुड़ा, कहाँ जुड़ेगा देख सकते हो, एक्टिव साइट पे ऐड हो रहा है। नाउ दे फॉर्म सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो दिस इंड्यूसेस सम चेंजेस इन एंजाइम so that substrate is tightly bound with active site of enzymes to form enzyme substrate complex। देखिए क्या हुआ है, ये सबस्ट्रेट है, दिस वन इज द एक्टिव साइट, ठीक है, और जब ये आकर जुड़ेगा देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। बना है सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, देर इज फॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, याद रखिएगा इसमें एक्टिव साइट आपको याद रखना है। एक्टिव साइट क्या होता है? एक्टिव साइट इज द प्लेस वेयर सबस्ट्रेट इज गोइंग टू बाउंड, यानी वह स्थान है एंजाइम का जहां सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा। ठीक है, अब एक बार सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया, अब क्या होगा? देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ bonds। so the active site breaks chemical bonds। active site पे आपका chemical bond टूटेगा, किसका? chemical bond किसका? substrate का। and now this is going to form enzyme product complex। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि once substrate combine with enzyme, enzyme start its work over enzyme। एक बार जब कोई substrate जुड़ गया एक्टिव साइट से तो एंजाइम अपना काम करना शुरू करेगा। कैसे काम करेगा? एक्टिव साइट क्या करेगा? द एक्टिव साइट ब्रेक्स केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट का केमिकल बॉन्ड तोड़ेगा तो टूटेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो देखिए केमिकल बॉन्ड टूटा है
सबस्ट्रेट में चेंजेस आया है, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन हो रहा है प्रोडक्ट में, बट दिस प्रोडक्ट इज विथ एंजाइम, अभी एंजाइम के साथ ही है, दैट्स व्हाई इट इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एक बार जब प्रोडक्ट बन जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, एंजाइम बिकम सेपरेट and product become separate. The enzyme releases the products and the free enzyme is ready to bind to other molecules of the substrate. एक बार फिर से इसको समझ लो, दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप सो। बहुत छोटा छोटा चीज आपको हम बता रहे हैं। देखिए कैसे हुआ है पूरा काम, एक लाइन में आपको यहाँ मैं समझाता हूँ। देखिए इसमें हुआ क्या है, देखिए हुआ क्या है, सबस्ट्रेट है, दिस कंबाइन विद द एंजाइम, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जुड़ा, रिजल्ट हो गया क्या, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। ओके, नाउ एंजाइम इज वर्किंग ओवर इट, एंजाइम इज वर्किंग ओवर सबस्ट्रेट, रिजल्टेंट क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। वंस प्रोडक्ट इज फॉर्म, enzyme separated and the product separated. Now this enzyme is ready to take another substrate. Ready to take another substrate. तो आप देख सकते हो यहाँ एंजाइम जो है समाप्त नहीं होता, एंजाइम कभी यूज्ड अप नहीं हो रहा, ये अपना काम किया, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदला, दिस वन इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में बदला, अगेन एंजाइम इज फ्री, अभी एंजाइम फिर से फ्री है, नाउ इट इज रेडी टू टेक अनदर सबस्ट्रेट। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, यही होता है, इन दिस वे एंजाइम इज वर्किंग। वर्क कहाँ करेगा, याद रखना कि एक्शन साइट कौन सा है, एक्टिव, एक्टिव साइट है ना, एक्टिव साइट इज द एक्शन साइट ऑफ एंजाइम। एक्टिव साइट वो स्थान है जहां सबस्ट्रेट आकर के जुड़ेगा, और यही सब काम होना है, राइट। तो हमको लगता है कि नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, सी दिस डायग्राम, देखिए जैसे इस की एंड लॉक को देखो, आपको ताला लॉक खोलना है तो क्या करते हो, यू आर इंसर्टिंग द की, आप की को इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए की एंड लॉक का एक कॉम्प्लेक्स बन गया, एंड नाउ की वर्क्स, की काम करेगा, लॉक को खोलेगा, की अलग, ओके। तो आप इसको मान लीजिए, दिस वन इज एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, एक एंजाइम है एक सबस्ट्रेट है, एंजाइम मान लो इसको, तो ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसको मान लो। अब ये काम कर गया अपना, एंजाइम अलग और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन के अलग। तो सिमिलर टाइप, सी दिस ग्राफ, ये है एंजाइम एंड दिस इज हैविंग एक्टिव साइट्स, ये इसके एक्टिव साइट्स है, ठीक है। सबस्ट्रेट इज देयर, ये सबस्ट्रेट है। नाउ पहले स्टेप में क्या होना है, दिस सबस्ट्रेट कंबाइन विद द एक्टिव साइट, जो कि आप यहाँ देखो इस जगह पे देख सकते हैं, दिस वन इज सबस्ट्रेट, ये था एंजाइम, एंजाइम कंबाइन विद द सबस्ट्रेट, एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन कर गया, द रिजल्टेंट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर वर्क कर रहा है एंजाइम, एंजाइम वर्क करेगा किस पे, ओवर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट पे काम करेगा, एंड सबस्ट्रेट नाउ कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, एंड नाउ दिस वन इज कॉल्ड, सबस्ट्रेट की जगह प्रोडक्ट कहेंगे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एक बार प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग, okay. So and this enzyme is again ready to repeat the similar action or ready to take another substrate. So this way you can see enzyme work. तो इस तरह से एंजाइम काम करता है। तो बहुत अच्छे से ग्राफिकल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा हाउ
एंजाइम इज वर्किंग। इसमें एक्टिव साइट जरूर याद रखिएगा कि सबस्ट्रेट जो है ऑलवेज ज्वाइन विद द एक्टिव साइट, तो एक्टिव साइट पे ही ज्वाइन करेगा, ठीक है। और वही वर्क होगा, वर्क करने के बाद सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में, फिर एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग, एंजाइम इज अगेन रेडी रेडी टू रिपीट द एक्शन। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। नाउ देयर इज ए क्वेश्चन कि एंजाइम कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। हाउ डू एंजाइम्स स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी पे हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि एंजाइम्स किसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कैसे कर दे रहा है। तो इस पे बात हम लोग करेंगे। सी व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, लेट्स सी। हम लोग देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ध्यान से सुनना है। सो अभी हम लोग समझेंगे कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, पहले इस बात को समझिए। रीड द लाइन, यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एडिशनल एनर्जी की आवश्यकता होती है, दैट एडिशनल एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। अब आप समझना कि एक्टिवेशन एनर्जी, अगर केमिकल रिएक्शन एंजाइम के साथ हो रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, और बिना एंजाइम का हो रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो हम लोग समझेंगे। मान लो कि इन एन एक्सोथर्मिक और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, दे आर एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, उसको एनर्जी चाहिए, है ना। तो एक्सोथर्मिक और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दे आर एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, ठीक है। द सबस्ट्रेट हैज टू गो थ्रू ए मच हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। तो जो सबस्ट्रेट होता है, आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, द सबस्ट्रेट हैज टू गो थ्रू ए मच हायर एनर्जी स्टेट। सबस्ट्रेट को हायर एनर्जी स्टेट पे जाना होता है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी, ठीक है। सो देयरफॉर जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। तो ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी और एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट के बीच का ये डिफरेंस है एक्टिवेशन एनर्जी। इसलिए कहा जा रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। अब समझने की कोशिश करो। सी दिस ग्राफ। अब इस ग्राफ को देखो, पहले वाले कंडीशन में देखना है और दूसरे वाले कंडीशन को भी देखना है। फर्स्ट कंडीशन में देखोगे एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट बहुत हाई है, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, तो यू कैन सी दिस, यहां आप देख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट लो है। If the product is at lower energy level than the substrate, the reaction is an exothermic reaction. It requires no energy in order to form the product. बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम का काम सिर्फ इतना है, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, जैसे आपको ग्राफ में दिख रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही कम होना शुरू होगा, इट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। तो इन दिस वे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एंजाइम जो है रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। तो इन बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एज ए रिजल्ट
speed of the reaction increases. देखिए, the entire game is based on activation energy. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी आपको अभी बताया कि वो एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब एंजाइम क्या कर रहा है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही घटा दे रहा है. इन ए लोअर सॉरी इन ए बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, तो एज अ रिजल्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस. तो ये चीज होता है. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, अच्छे से बात समझ में आया होगा. आप समझ लीजिए, एक बार फिर से दोहरा दे. एक्टिवेशन एनर्जी इज द एडिशनल एनर्जी required to start a chemical reaction. When the reaction is catalyzed by enzymes, then what happens? Enzyme lower the activation energy. Enzyme क्या करेगा? Activation energy को ही कम करेगा. As a result, speed of the reaction increases. Reaction का speed बढ़ जाता है. तो हमको लगता है आपको ये बात समझ में आ गया. Okay. Now see. Now see some factors which are going to affect. मतलब आज हम लोग उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. उसमें आता है टेम्परेचर एंड पीएच. सेकेंड वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड थर्ड वन इज द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर. बात करेंगे पहले टेम्परेचर एंड पीएच पे. देखिए, सो लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर एंड पीएच. लास्ट क्लास में बताया है आपको, एंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच. एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट होती, सबसे बढ़िया काम करेगा. जैसे ही ऑप्टिमम वैल्यू से टेम्परेचर या पीएच नीचे हो जाए या ऊपर हो जाए, लो और हाई, उस केस में एंजाइम अपना जो बेस्ट एक्टिविटी है वो शो नहीं करेगा. तो एंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच. एक्टिविटी डिक्लाइन बिलो एंड अबव ऑप्टिमम वैल्यू. अगर ऑप्टिमम से नीचे भी चला जाएगा तो भी ये काम नहीं करेगा, ज्यादा पे चला गया तो भी काम नहीं करेगा. अब जैसे उस दिन बताया था आपको, फ्रिज में क्या होता है, जब आप चीजें रखते हैं तो फ्रिज के अंदर टेम्परेचर काफी लो होता है एंड दैट वेरी टेम्परेचर एंजाइम्स टेम्परली इनएक्टिव हो जाते हैं. अगर हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, एंजाइम तो एक्चुअली प्रोटीन है ना, एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स क्या होंगे, दे गेट डीनेचर्ड बाय हीट. जैसे ही गर्म करोगे हाई टेम्परेचर मिलेगा, मतलब हीट ही हुआ ना, तो हाई टेम्परेचर करेंगे प्रोटीन टूट जाएगा, तो वहां भी ये काम नहीं करेगा. सो फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम देयर मस्ट बी ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच. तो एक प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच होना चाहिए, तभी ये काम होगा. ठीक है, उससे नीचे पे जाओगे तो कोई फंक्शन नहीं, उसके ऊपर जाओगे तो कोई फंक्शन नहीं. तो याद रखिएगा. सी दिस ग्राफ, ये बेल शेप ग्राफ को देखोगे, अगर इस ग्राफ में आप देखो, यू कैन सी एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल एक प्रॉपर टेम्परेचर पे ही होगा. अगर इससे नीचे टेम्परेचर है, इससे नीचे टेम्परेचर है, तो वो काम नहीं करेगा एंजाइम एक्टिविटी. सिमिलर विद द पीएच, ये प्रॉपर पीएच पे ही काम करेगा. अगर लेस पीएच है तो फिर ये काम नहीं करेगा. तो इट विल वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच. देखिए, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बट एंजाइम्स गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर. 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कर दो
तो फिर एंजाइम का प्रोटीन ही डीनेचर्ड हो जाता है। एक्सेप्शन है थर्मोफाइलिक ऑर्गेनिजम्स, दे हैव एंजाइम्स व्हिच आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। उनके एंजाइम्स 80 to 90 डिग्री पे भी स्टेबल रहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इतना पिछले क्लास में पढ़ाए थे आप। आगे देखिए, ये भी मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट है एंजाइम की एक्टिविटी पे। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था एंजाइम्स आर हैविंग एक्टिव साइट्स। एंजाइम्स के अंदर एक्टिव साइट्स होते हैं वेयर सबस्ट्रेट गेट फिट। वो सबस्ट्रेट जो है, जैसे मान लो सी दिस डायग्राम, ये सबस्ट्रेट है एंड दीज आर द पॉकेट, एंड पॉकेट को ही हम बोलोगे क्या बोल रहे थे, एक्टिव साइट बोल रहे थे। इन पॉकेट्स को क्या बोल रहे थे, एक्टिव साइट्स बोल रहे थे। whenever enzyme have to work over the substrate, तो होता क्या है कि there is combination of this substrate at this active site। इस एक्टिव साइट पे जाकर के सबस्ट्रेट फिट होगा एंड नाउ देन आफ्टर देयर इज चेंजेस, वह चेंजेस हो, एंजाइम वर्क ओवर सबस्ट्रेट और फिर वो प्रोडक्ट बनाएगा। अब सवाल ये है कि मान लो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर हम घटाएं या बढ़ाएं, अगर मान लो कि धीरे धीरे इंक्रीज करें टेम्पररी सॉरी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा। देखो इंक्रीज करने से क्या होगा, एक सर्टेन लेवल तक ये बढ़ेगा। सी द ग्राफ, है ना। अगर आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो एक सर्टेन लेवल पे ये बढ़ेगा, फिर ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों स्टेबल हो जाएगा, सवाल है कि क्यों, वाई आफ्टर सर्टेन लेवल क्यों स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए सबस्ट्रेट के अंदर कैपेबिलिटी है कि एंजाइम के एक्टिव साइट पे जुड़े। एंजाइम्स के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्टिव साइट, फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स होते हैं। किसी में सबका अलग अलग है, फिक्स नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स। whenever all the active site, ध्यान से सुनना, अगर सारे एक्टिव साइट, whenever all the active site get occupied by the substrate, अगर सारे एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जाके लग चुका है, then no one active site is free। तो सबस्ट्रेट बढ़ाने से भी क्या होगा, वो मीडियम में रहेगा बट दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन इटसेल्फ एट द एक्टिव साइट, क्योंकि एक्टिव साइट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, कोई फ्री एक्टिव साइट है ही नहीं जहां वो जुड़ सके। इसलिए होता क्या है कि आप शुरू में अगर आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो थोड़ा थोड़ा ये बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन जब whenever all the active site get occupied by the substrate, ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। So with the increase in substrate concentration, the velocity of enzyme action rises as first and reaches a maximum velocity that is called Vmax। इसको Vmax बोलते हैं, ये maximum velocity, इससे ज़्यादा rate of reaction नहीं जाएगा, ठीक है। This is not exceeded by further rise in concentration because enzyme molecules are fewer than the substrate molecules। No free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecules। कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं, और जो भी है उसके सारे एक्टिव साइट भी ब्लॉक हो गए हैं। So in this way you can see if you increase the concentration of substrate, velocity of reaction increases, but after certain time it become stable। तो इनको लगता है पूरी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद आगे है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। इनहिबिटर कहते हैं किसको, इनहिबिटर जो इनहिबिट करे, रोके द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल, जिसको इनहिबिटर कहेंगे, सट्स ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। अब ये इनहिबिटर ऐसे केमिकल से एंजाइम से जुड़ जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है, दिस इज कॉल्ड इनहिबिशन, इनहिबिशन कहलाता है, ठीक है। और सबस्ट्रेट को क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर।
अब ये क्या करेगा, सी दिस, इट कॉम्पीट विद द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करता है फॉर द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। देखो सी दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज एक्टिव साइट, ये सबस्ट्रेट है। नॉर्मली क्या होगा, दिस सबस्ट्रेट हैड टू ज्वाइन विद दिस वन एक्टिव साइट और फिर ये प्रोडक्ट बनेगा, एंजाइम फ्री हो जाता है, इट इज द नॉर्मल केस। इनहिबिटर क्या करेगा, इनहिबिटर ऑफ केमिकल्स, ये क्या करेगा, इट प्रिवेंट सबस्ट्रेट टू ज्वाइन विद द एक्टिव साइट। ओके, तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम बाइंड विद इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर के साथ जुड़ जाएगा एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो सबस्ट्रेट के लिए कोई स्पेस ही नहीं होता, सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड द एंजाइम एक्शन डिक्लाइन। तो ये होता है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करेगा, आप समझिए, इनहिबिटर सबस्ट्रेट को कभी भी एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ने ही नहीं देगा। ओके, ना एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ेगा, ना आगे फर्दर उसमें कोई चेंजेस आएगा, ना रिएक्शन होगा। ठीक है, सो यही होता है, competitive inhibitor compete with the substrate for the binding site of the enzyme. As a result, the substrate cannot bind and the enzyme action decline. Inhibition of, अब एग्जांपल है देख लीजिए, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, ये बहुत ही फैमिलियर आपका एंजाइम है, आपने पढ़ा हुआ है, बाय मैलोनेट। ये मैलोनेट जो है वो करेगा क्या, वो सबस्ट्रेट को जुड़ने ही नहीं देगा। दिक्कत ये समझ गए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का यूज भी है, दे आर यूज टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन। तो इनहिबिटर का ये रोल है, इनहिबिटर वो है जो एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर दे, कैसे, सबस्ट्रेट को रोकने, सबस्ट्रेट को ऐड ही होने नहीं देगा एट द एक्टिव साइट। ना सबस्ट्रेट ऐड होगा, ना वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का में कुछ होना है, नथिंग विल हैपन। ओके, तो दिस इज द रोल ऑफ इनहिबिटर। अब एक छोटा सा चीज और रह गया है एंजाइम में, जो एनसीईआरटी में देखना एक बना हुआ है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम पे बात। उसमें पहले देखिए नंबर 1 पे आपको लिखा है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस और डिहाइड्रोजिनेजेस। अब इसके रूल है, बगल में देख लीजिए क्या करेगा, इट कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट, जैसे देखिए सबस्ट्रेट रिड्यूस, सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज, लाइक दिस। इस तरह के रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम का ग्रुप है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेज। याद रखिएगा, डिहाइड्रोजिनेज वो एंजाइम होगा व्हिच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड है ट्रांसफरेजेस। तो ट्रांसफरेजेस क्या करेगा, इट कैटालाइज अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, माइंड इट, अदर देन हाइड्रोजन। अब जैसे यहाँ देखो, इस सबस्ट्रेट के साथ कोई ग्रुप है, एंजाइम काम करेगा, सबस्ट्रेट अलग, और यहाँ देखिए इफ दिस प्लेस, आप देखो देयर इज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप एंड दिस इज द रोल ऑफ एंजाइम ट्रांसफरेज। ये ट्रांसफरेज एंजाइम का रूल है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक बना हुआ है, आप उसको देखिएगा, तो वैसे करके आप करो, आपको याद हो जाएगा पूरा। ट्रांसफरेज का मतलब ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोलेसिस पे बात करेंगे। हाइड्रोलेसिस क्या होंगे, हाइड्रोलेसिस का काम है इट कैटालाइज हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस किसका, एस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, इन सब का वो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का काम ये करेगा, हाइड्रोलिसिस। ये तीसरा ग्रुप हो गया। आपको याद रखना है ग्रुप ऑफ एंजाइम और ये किस तरह के रिएक्शन को कैटालाइज करता है, बस यही दो चीज दिमाग में रखोगे हो जाएगा। एक और देखो नंबर 4, लाइजेस। तो लाइजेस का काम है रिमूवल ऑफ ग्रुप्स बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड। देखो ये फर्क है इसमें। अब यहाँ देखो एक्स सी सी वाई, ठीक है ना। अब क्या करेगा कि ये ग्रुप को रिमूव करेगा,
ग्रुप को रिमूव कर रहा है, सी दिस लिविंग डबल बॉन्ड, एक ग्रुप को रिमूव कर रहा है, तो इसका फंक्शन ये है। आइसोमरेजेस है, तो आइसोमरेज क्या करेगा, आइसोमर बनाएगा, तो कैटालाइजेस इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स आपने पढ़ा हुआ है, दीज आर आइसोमर्स आप केमिस्ट्री क्लास में पढ़ते हैं। तो एक्चुअली आइसोमेराइजेशन करने का काम ये करेगा आइसोमरेजेस, करेक्ट। इसके बाद आता है लाइगेसेस, तो लाइगेज का काम क्या होगा, कैटालाइज द लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड, दो अलग अलग कंपाउंड है उसको लिंकिंग कर देना, लिंकिंग करने का मतलब जोड़ना, जोड़ना है, ओके, बॉन्ड को जोड़ेगा। एंजाइम्स विच कैटालाइज ज्वाइनिंग ऑफ बॉन्ड्स लाइक दिस वन, ऐसे करके बॉन्ड जोड़ेगा, तो इस तरह का जो जोड़ने का काम करेगा एंजाइम का ग्रुप, दैट आर लाइगेसेस। तो ओवरऑल आप देखिएगा, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज जो कि ऑक्सीडो रिडक्शन को कैटलाइज करेगा, ट्रांसफरेज एक ग्रुप ट्रांसफर करने के लिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस करेगा एस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का, लाइक दैट। एंड लाइसिस में देखोगे इट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स बाय मैकेनिज्म, हाइड्रोलाइसिस से नहीं करेगा, वो अदर दूसरे तरीके से करेगा, लीविंग डबल बॉन्ड। आइसोमरेज आइसोमराइजेशन करा रहा है, लाइगेसेस देखेंगे तो लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड्स टुगेदर इसका रूल है, ठीक है। तो ये इसका है। अब एक और चीज जो है वो आपको देखना है, दैट आर को फैक्टर्स। को फैक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर को फैक्टर्स। देखिए को फैक्टर्स याद रखना, नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट है जो कि किसी एंजाइम के साथ जुड़ा रहेगा, नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, वो कैटालिटिकली एक्टिव बनाने के काम आता है, ठीक है। और प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम, अगर मान लो किसी एंजाइम के अंदर नॉन प्रोटीन कोई ग्रुप लगा है, तो प्रोटीन पोर्शन जो एंजाइम का होगा दैट आर कॉल्ड एपो एंजाइम। सी दिस इज एपो एंजाइम, दिस इज द प्रोटीन पोर्शन, ये हो गया प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम। ये को फैक्टर है, को फैक्टर कैसा होगा, नॉन प्रोटीन होगा, इट इज नॉन प्रोटीन फैक्टर, ठीक है, एंड टुगेदर इट इज फॉर्मिंग एक्टिव एंजाइम। तो इसको आप याद रखिएगा, को फैक्टर क्या होता है, एपो एंजाइम, वन वन मार्क्स में आएगा, को फैक्टर क्या है, एपो एंजाइम क्या है, उसको आप याद रखना। अब देखो, व्हेन द को फैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम इट कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट। और मान लिया जाए कि इस एंजाइम से अगर इसको आप हटा दो, को फैक्टर को हटा दो, तो फिर ये काम ही नहीं करेगा, इट फेल्स टू वर्क, इट फेल्स टू वर्क, ये काम नहीं करेगा। तो whenever you remove the cofactor from the enzyme, its catalytic activity is lost. अब आगे सुनो, एक और चीज है टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर कितने तरह का होता है, बहुत सिंपल है इसको याद करना। तो पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोएंजाइम, एंड थर्ड वन इज द मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक ग्रुप टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, एपो एंजाइम के साथ एकदम बिल्कुल टाइटली जुड़ा रहेगा, जैसे हेम है, हेम, दिस इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप इन peroxidase and catalase, इस एंजाइम का ये ग्रुप है which catalyze the breakdown of H2O। कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक ही होगा बट इट इज लूजली बाउंड, ये थोड़ा इसका ताकत कम होता है अटैचमेंट का। कई एंजाइम्स में विटामिन प्रेजेंट होते हैं, है ना, इन मेनी कोएंजाइम्स विटामिन आर प्रेजेंट, जैसे देख लीजिए नियासिन है ना, NADP कंटेन नियासिन, तो ये कोएंजाइम है, ये भी तो आपका को फैक्टर ही हुआ। और बाकी मेटल आयन है, तो मेटल आयन में दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड with the side chain of active site with one or more coordination bond। फॉर एग्जाम्पल जिंक है, जिंक कार्बोक्सी पेप्टिडेज के साथ लगा है, तो मेटल आयन अगर है तो वही को फैक्टर की तरह काम करेगा। तो को फैक्टर्स तीन तरह के हो गए, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम, मेटल आयन। प्रोस्थेटिक एंड कोएंजाइम ऑर्गेनिक है, प्रोस्थेटिक इज टाइटली बाउंड, कोएंजाइम लूजली बाउंड। मेटल आयन तो अगर को फैक्टर मेटल आयन के फॉर्म में,
वो भी एक चीज होता है। जैसे एग्जांपल में जिंक है, जिंक इज अ कोफैक्टर ऑफ कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो इसको वैसे ही आप याद करिए, बस एंजाइम समाप्त हो गया। एंजाइम आपको मैंने पढ़ा दिया, एंजाइम से रिलेटेड सारी चीजें आपका हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा रुकिए, अब आपको पढ़ाता हूँ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगा। वेट फॉर 1 or 2 minutes. I'm going to stop the share screen.